अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों। औरत मार्च मैंने फ़ैसला कर ही लिया है कि मैं सोशल सुसाइड कमिट करने लगा हूँ और औरत मार्च पे एक इम्पॉर्टेंट व्लॉग बनाने लगा हूँ। इससे पहले कि मैं औरत मार्च पे को बात करूँ, मैं एक अमूमी बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि इस मार्च ने दो चीज़ें साबित कर दिखाई। नंबर एक ये कि पाकिस्तान के अंदर एक विमेंस मूवमेंट ज़िंदा है और कायम है, और इनफैक्ट बहुत सारे नौजवान लोगों के अंदर, जिसको हम नई नस्ल कहते हैं, नई जनरेशन कहते हैं, उसके अंदर इंतहाई मकबूलियत रखता है। दूसरी बात ये जिस पे शायद किसी ने भी गौर नहीं किया, और वो ये है कि अभी साल पहले ही हम, बल्कि चंद महीने पहले तक हम जो इन चीज़ों पे घबरा रहे थे कि हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी इंसर्जेंसी थी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का मसला था, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म का मसला था, कभी तालिबान का मसला, कभी खादिम हुसैन रिजवी जो है वो पूरा मुल्क बंद कर देता था। तो मैं समझता हूँ कि इतनी सारी औरतों का निकलना और जिस तरह से उन्होंने अपना इजहार किया, आप उसको सही समझें या गलत समझें, ये भी एक निशानी है कि फ़ाइनली पाकिस्तान जो है उसमें एक लेवल का अमन व अमान कायम हुआ है, जिसके अंदर ये मुमकिन बनता है कि और ख़यालात, इजहार वग़ैरह जो हैं उनको पब्लिक डोमेन में लाया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि ये एक, अब जैसी मैं इस पे बात करूँगा तो एक जो फ़िक्रा इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल इंटरनेट पे है, वो ये है कि आपसे किसने पूछा। तो पहले तो ये मुझे जवाब देना पड़ेगा कि भाई मैं क्यों इस पे बात करूँ, मैं तो मर्द हूँ, मैं तो औरत नहीं हूँ, तो फिर मुझे क्या हक़ पहुँचता है कि मैं इस चीज़ पे बात करूँ। मेरा ख़्याल है कि जब कोई भी फ़र्द या कोई भी ग्रुप जो है या कोई भी समाज का हिस्सा जो है, जब वो एक मैनिफेस्टो लिखता है और उस मैनिफेस्टो की बुनियाद पे वो पब्लिक में जाता है, तो फिर वो एक ऐसी एक्टिविटी बन जाती है जो कि उसकी निजी एक्टिविटी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी एक्टिविटी बन जाती है जो कि समाज को तब्दील करने की एक्टिविटी, लिहाजा वो एक पब्लिक एक्टिविटी है। लिहाजा इस किस्म की एक्टिविटी में ये फिर ये नहीं कहा जा सकता कि आपको किसने पूछा। इनफैक्ट जब आप मार्च करते हैं तो फिर आप मार्च ही इस मकसद के लिए करते हैं कि उस पर एक पब्लिक डिबेट हो। इसका मतलब है आप ही चाह रहे हैं कि इस मौजू पे गुफ्तगू, अदरवाइज़ आप अपने घर के अंदर भी वो सब बातें कह सकते हैं या कर सकते हैं। तो फिर तो वाकई वो एक प्राइवेट अफेयर है, फिर तो मैं नहीं कह सकता, मेरे पास कोई हक़ नहीं कि मैं आपके प्राइवेट निजी मामलात में दखल करके कहूँ कि इसका ये क्यों कहा आपने, वो क्यों कहा आपने, ऐसे क्यों कहा। बट जब आप पब्लिक डोमेन में एक ख्याल को लेके आते हैं, एक तस्वर को लेके आते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर आप पब्लिक को ये दावत देते हैं कि भाई आप इस पर बातचीत करें। एक और बड़ी मज़ेदार कमेंट था, मैं बड़ी वेल रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, मेरी दोस्त भी हैं, मेरी कॉमरेड भी हैं, कि क्या मर्दों को बताना चाहिए औरतों को कि कैसे मार्च वो करें और कैसे ना मार्च करें। मेरा ख़्याल है ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, और लिहाजा मैं नहीं चाहता कि मेरे इस लेक्चर में मैं औरतों को कोई एडवाइस दूँ कि वो किस तरह मार्च करें। वो इख्तियार रखती हैं कि वो कि जिस तरह मार्च करना चाहिए। हर तहरीक इख्तियार रखती है। अगर एक तहरीक है, मेरा उस तहरीक से कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, तो और वो कहती है कि जी हम इस तरह से अपने रंजो गम का इजहार करना चाहते हैं, तो वो इख्तियार मुकम्मल तौर पे उसका है। और मेरे पास इख्तियार, जो इख्तियार उनके पास है वही इख्तियार मेरे पास भी है। वो इख्तियार मेरे पास ये है कि मैं जिस तहरीक की मैं नुमाइंदगी करता हूँ, जिस पॉलिटिकल पार्टी की लेट से मैं नुमाइंदगी करता हूँ, जिन तंजीमों की या जिन लोगों की मैं नुमाइंदगी करता हूँ, मैं अपने लोगों को बहरहाल ये कह सकता हूँ कि अगर हम इस मौजू पे करें या इस मौजू को छेड़ें या इस इशू को किस तरह देखते हैं, तो मैं उनको तो नहीं कह सकता कि आप इस तरह ना करें, इस तरह करें, मगर मैं अपने आप को तो कह सकता हूँ, और अपने सपोर्टर्स को, मर्द हों या औरतें हों, उनको कह सकता हूँ कि जिस तरह से मैं उसको का इजहार करूँ, उसका इख्तियार भी मेरे पास है। जिस तरह वो जिस तरह से ऐड करें, उसका इख्तियार उनके पास है, हम जिस तरह से ऐड करें, हम उसका इख्तियार हमारे पास भी इसीलिए। अब एक और दिलचस्प बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जहाँ औरत मार्च हुई, तो अब कराची में कुछ लड़कों ने जो है ना वो कहा कि जी हम मर्द मार्च करेंगे। तो पहले तो मुझे ये नाम बड़ा अजीब सा लगता है, मर्द मार्च, मगर बहरहाल वो कहते हैं कि जी, और उन्होंने बड़े सारे प्लेकार्ड्स वगैरह भी बनाए हैं जो जिसमें उन्होंने ये कहा कि अच्छा तो तुम क्रेडिट कार्ड ख़ुद ख़रीद लो, और मोज़ा छोड़ो, तुम दुपट्टा ढूंढ लो, और क्या थे, और मैं भी आवारा नहीं और तुम भी आवारा नहीं। इस तरह के उन्होंने काफ़ी सारे पोस्टर्स बनाए, यानी कि वो पोस्टर्स जवाब दे रहे हैं उन पोस्टर्स को जो कि औरत मार्च के पोस्टर्स हैं वगैरह। अब देखें,
बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर सारे ही मार्च जो होते हैं, सियासी हों या समाजी हों, वो बेसिकली मर्द मार्च ही होते हैं, ठीक है। उनमें अक्सरियत वास्ट मेजॉरिटी जो मार्चेस होती हैं और वो मर्द करते हैं, और उनके अंदर पार्टिसिपेंट्स भी पार्टिसिपेशन भी मर्दों की होती है। तो एक और मर्द मार्च की हमें ज़रूरत नहीं है, सारी मार्चें ही मर्दों की होती हैं। और दूसरा ये शायद ज़्यादा अहम बात ये है मेरे भाई कि अगर आप उन पे ये इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जी वो औरत मार्च के में चंद ऐसे पोस्टर थे जो कि ख़वातीन के इश्यूज़ को ट्रिविलाइज़ करते हैं, जो कि मामूली मामलात को आगे लेकर आते हैं और अहम मामलात को जो है पीछे ले जाते हैं, तो फिर यार आप भी तो वही कर रहे हो ना, उन्हीं मामलात को बार बार डिस्कस करी जा रही हो जिनको आप खुद कह रहे हो कि ये मामूली हैं। आओ कुछ अहम बातें करें, कुछ अहम चीज़ों पे बातें करें। अगर आप समझते हैं कि वो मामूली हैं, हो सकता है वो मामूली ना हो, बाय द वे उस पर ज़रा गहरी बहस की ज़रूरत है। कुछ तो मेरा ख्याल है मज़ाहिया हवाले से लिखे गए थे, मगर कुछ मेरा ख्याल है लोग उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे, जिस तरह डोमेस्टिक लेबर का कॉन्टेक्स्ट वगैरह, वो डिबेट पाकिस्तान में नहीं हुई, इसलिए बहुत सारे लोग वो समझ नहीं रहे कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो पोस्टर्स वगैरह बनाए गए। मगर बहरहाल वो हम दोबारा डिबेट करते हैं। मगर अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आमिर लियाकत साहब का वीडियो सुना, जब उन्होंने ये कहा कि इस मामले पे तफ्तीश होनी चाहिए, इस मामले पे तहकीक होनी चाहिए। किस मामले पे? उन्होंने तो ये कहा कि इस मामले पे तहकीक होनी चाहिए कि जी इतनी सारी औरतें किस तरह इकट्ठी हो गई और इनको फंडिंग किसने दी है। अरे आमिर लियाकत साहब, पता नहीं आप शायद आउट ऑफ डेट हो गए हैं। आज का ज़माना इंटरनेट का ज़माना है, और अगर आप अच्छा वायरल कंटेंट बनाते हैं और लोग उसको शेयर करते हैं तो बहुत कम रिसोर्सेज में आप बहुत दूर तक अपना पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। औरत मार्च ने तकरीबन, हमने देखा कि जो हम औरतें ग्रुप उनका बना था, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनी थी, वो 2.5-3 महीनों से इंटरनेट पे जो है अपना आर्ट वर्क और अपने मैसेजेस वगैरह भेज रहे थे, और वो सारी मैसेजिंग जो थी वो वायरल हो रही थी और लोग उसको शेयर कर रहे थे, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो ये कोई बड़ी मिस्ट्री नहीं है कि उनके पास इतने सारे लोग कहाँ से आए। लोग खुद आए, उन्होंने कोई बसें नहीं प्रोवाइड की, कोई वैगनें नहीं प्रोवाइड की, कोई बड़ा स्टेज नहीं सजाया। तो ये वो वाली रैलीज नहीं थी जिसमें पॉलिटिकल वर्करों को पैसे दिए जाते हैं कि आप आएँ। ये वाकई लोग थे जिनका खुद दिल चाह रहा था, इंटरनेट से ज़्यादातर मोबिलाइज हुए थे। और फिर औरतों के अपने ग्रुप्स हैं बहुत सारे जो हम जानते भी हैं, जिन बहुत सालों से जो काम कर रहे हैं, जिस तरह पोलियो ड्रॉप्स है, वीमेंस वर्कर्स ग्रुप्स हैं वगैरह, वो आए और उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। और हैदराबाद के अंदर देखें ना, सिंधियानी तहरीक, जो ख़वातीन की तहरीक है, बहुत अरसे से वो तो काम कर रहे हैं, उनका तो बड़ा ट्रेडिशन है, और वो तो हज़ारों की तादाद में निकले। आई थिंक वो शायद सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन थी औरतों की पूरे पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ तफ्तीश और तहकीक इस चीज़ पे होनी चाहिए कि औरतों के मसाइल हैं क्या और हम उनको किस तरह से हल कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इस सिलसिले में मैं एक रिपोर्ट जो है, कुछ एदाद व शुमार रिपोर्ट वगैरह आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जो तहकीक मैंने की आमिर लियाकत साहब की बात को थोड़ा सा मोड़ते हुए, उसमें मुझे क्या पता चला। मैं जो एदाद व शुमार आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो एक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की तहकीक और तफ्तीश के बाद है, और उनको बहुत ही शानदार तरीके से एक अखबार के अंदर नेहा डागिया और जोहा इस्माइल ने पब्लिश किया। मैं उनकी तहकीक और तफ्तीश पर रिलाय कर रहा हूँ। उन्होंने ये बताया कि यूनाइटेड नेशंस ने इस दफ़ा जेंडर इक्वालिटी पर रिपोर्ट बनाई, और उसमें उन्होंने ये देखा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 2030 का उन्होंने दिया है, उसके मुताबिक कहाँ पे मुल्क खड़े, और 4 मुल्कों को उन्होंने फोकस किया, जिसमें से एक पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान पे बड़ी तफसीली रिपोर्ट उन्होंने लिखी, और उसमें उन्होंने 4 अहम चीज़ों को नुमाया किया, जिसको उन्होंने स्टडी किया बड़ा केयरफुली। वो क्या थी? नंबर 1 चाइल्ड मैरिज, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 हेल्थ केयर, और नंबर 4 एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी वगैरह और इनकम। अब ये कोई भी बंदा, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आप इमरान खान को सपोर्ट करते हो या बिलावल को, आप मज़दूर किसान पार्टी को सपोर्ट करते हो या जमात इस्लामी को, आप ये मानेंगे कि ये 4 चीज़ें इंतहाई अहम हैं औरतों के हवाले से। आइए फिर इनके एदाद व शुमार देखते हैं। वो जो आमिर लियाकत साहब ने कहा था कि तफ्तीश और तहकीक हो, वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। जनाब, रिपोर्ट के मुताबिक 12% ऐसी औरतें हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी कि ये तकरीबन 5 मिलियन 50 लाख ऐसी औरतें हैं जिनकी उम्र 18 से 49 ईयर्स हैं, जो कि इन 4 चीज़ों पर डिप्राइव्ड समझी जा सकती हैं। यानी कि समझा जा सकता है कि इन 4 चीज़ों पर, चाइल्ड मैरिज के हवाले से, एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से वो इंतहाई डिप्राइव्ड हैं, उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। और एदाद व शुमार के मुताबिक हमें पता ही चलता है सबसे पहले
कि इन चीज़ों में ज़ाहिरी बात है, ये बड़ी सादा सी बात थी, कोई मुश्किल बात नहीं थी कि इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा डिप्राइव जो हैं वो गरीब लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर जो लोएस्ट 40% तबका है वो 57% इस डिप्रिवेशन को अकाउंट करता है, यानी कि ज़्यादातर ये जो डिप्रिवेशन है ये नंबर 1 लोअर क्लास के अंदर डिप्रिवेशन। और मज़ीद हमें ये पता चलता है कि 66.7% औरतें रूरल एरियाज़ में रहती हैं और मगर डिप्रिवेशन के हवाले से ये परसेंटेज जो है तकरीबन 80% है, यानी 80% वो औरतें जो डिप्राइव्ड हैं वो रूरल एरियाज़ में रहती हैं। यानी कि अगर आप एक देहाती औरत हैं तो आपके बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही। और कौन से एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस चीज़ में? सिंधी, सराइकी और पश्तून, और बलोच भी इसमें शामिल है, मगर ये जो रिपोर्ट है उसके अंदर बलोचिस्तान के हवाले से एदाद व शुमार बहुत कम मिलते हैं और जो मिलते हैं वो बहुत स्केची होते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत क्लियरली उनको मेंशन नहीं किया, मगर मैंने बाकी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं तो ये बड़ा क्लियर है। मज़ीद हमें ये पता चलता है कि 79.8% यानी तकरीबन 80% औरतें ऐसी हैं जिनके पास क्लीन कुकिंग फ्यूल नहीं है, यानी कि वो ऐसी चीज़ों से खाना पका रही हैं कि जिसके नतीजे में खाने के अंदर जरासीम पैदा हो रहे हैं। 25% औरतें पाकिस्तान के अंदर ऐसी हैं जिनके पास सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास बेसिक बुनियादी टॉयलेट्स नहीं है। 7% ऐसी औरतें हैं जो कि 30 मिनट से ज़्यादा फासले पर रहती हैं, चल के जाने के फासले पर रहती हैं किसी भी पानी के सोर्स से। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पानी जो है वो कितनी अहम चीज़ है इंसान की ज़िंदगी के लिए, उसके बगैर इंसान को डिहाइड्रेशन होता है। उनको 37% ऐसी औरतें आज भी पाकिस्तान के अंदर हैं, घराने ऐसे हैं जिनको 30 मिनट से ज़्यादा, आधा घंटा से ज़्यादा चल के दूर जाना पड़ता है सिर्फ पानी हासिल करने के लिए। और एक बड़ा यूनिक स्टेटिस्टिक है जो कि शायद फेमिनिस्ट भी सुन के बड़े हैरान और परेशान हो जाए, और वो है ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। और वो ये है कि जो अमीर तरीन तबका है उसके अंदर ज़्यादा औरतों की अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी तकरीबन 86.8% जो टॉप क्विंटाइल है उसके अंदर औरतों की अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो गरीब तबका है उसके अंदर 53.3% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह क्या है? इससे सबक क्या हम लेते हैं कि बेसिकली ये जो एम्प्लॉयमेंट का शोबा है कि ख़वातीन जो है वो काम करने जा रही हैं या नहीं करने जा रही, ये अक्सर मज़दूर ख़वातीन हैं जो काम करने जा रही हैं। और जैसे ही मज़दूर तबके में से जो है कोई ख़ातून या कोई ख़ानदान मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में दाखिल हो जाता है तो सबसे पहला फ़ैसला वो ये करते हैं कि अब हमारी ख़ातून, घर की ख़ातून जो है, मेरी बीवी जो है वो काम नहीं करेगी। ये और भी इदाद शुमार साबित करते हैं कि वर्किंग क्लास जो है उनकी औरतें काम करती हैं, और अक्सर मिडिल क्लास में और अपर मिडिल क्लास की औरतें जो हैं वो प्रेफर करती हैं, उनके ख़ानदान भी प्रेफर करते हैं कि वो काम ना करें। अच्छा जी, अगले मौजू पे चलते हैं, वो है चाइल्ड मैरिज का मौजू, यानी कि 18 साल से कम उम्र में शादी। उसमें हमें अदाद शुमार ये मिलते हैं कि अमीर तबके में तकरीबन 1/4 औरतें 18 साल की उम्र से पहले शादी कर लेती हैं, मगर गरीब तबके में 63% औरतें जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो 18 साल की उम्र से पहले शादी कर लेती हैं। नेशनल एवरेज है 40%, और जो पोर रूरल हाउस होल्ड्स है उसमें एवरेज है 58%, और जो मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, यानी कि गरीब तरीन तबका जो है, उसमें एवरेज है 62.7%, यानी कि इंतहाई ऊंची एवरेज है। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो गया कि चाइल्ड मैरिज की सिचुएशन जो है पाकिस्तान में वो बहुत ही ख़राब है। आगे आते हैं एजुकेशन पे। हर बंदा कहता है कि औरत को तालीम देने का हक़ है, इस्लामिक पार्टीज़ भी कहती हैं कि औरतों को तालीम हासिल करनी चाहिए। कोई, मेरे ख्याल आप पाकिस्तान में कम ही लोग रह गए जो ये कहते हैं कि जी औरतों को कोई ज़रूरत नहीं तालीम हासिल करने की। हर बंदा कहता है, एंड येट पाकिस्तान में हैज़ द लार्जेस्ट डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, यानी बाकी चीज़ों के अंदर, हेल्थ केयर, चाइल्ड मैरिज के अंदर हालात तो बहुत ख़राब हैं, मगर सबसे ज़्यादा अगर हालात ख़राब हैं तो वो एजुकेशन है। हालांकि ये सबसे कम कंट्रोवर्शियल बात है कि औरतों को जो है वो तालीम देनी चाहिए, मर्दों के बराबर तालीम देनी चाहिए। हर बंदा कहता है कि जी पढ़ी लिखी माँ होगी तो पढ़ी लिखी औलाद होगी, मगर येट ऐसा नहीं है पाकिस्तान में। इदाद शुमार हमें ये बताते हैं कि टोटल 74% हैव एन एवरेज ऑफ लेस दैन 6 years ऑफ एजुकेशन। 74% औरतें, यानी कि 3/4 औरतें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिनके पास 6 साल बुनियादी तालीम भी नहीं है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, 3/4 वुमेन। और रूरल एरियाज़ में ये स्टेटिस्टिक हमें बताता है कि 98.8% औरतों को जो है एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है, दे लैक एक्सेस टू गुड एजुकेशन। और इवन जो अमीर रिच अर्बन एरियाज़ वगैरह हैं उसमें भी 29 ऑलमोस्ट 30% औरतें जो हैं उनको एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है।
ये तो हैरान कौन स्टेटिस्टिक है। मतलब ये तो ऐसी चीज़ है कि जिस पे कोई भी बंदा रेजिस्ट नहीं करता कि औरतों को जो है तालीम होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। कितनी बड़ी जेंडर डिस्पैरिटी है, आप खुद सोचें। हेल्थ केयर पे आते हैं। रिचेस्ट अर्बन क्लासेस में आप देखते हैं कि 13.4% औरतों के पास एक्सेस टू बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, 13 से ज़्यादा फीसद। और गरीब देहाती औरतों के की 70% से ज़्यादा औरतों के पास एक्सेस टू बेसिक हेल्थ केयर नहीं। और नेशनल एवरेज क्या है आपकी 47.7%, यानी कि आधी पाकिस्तान की औरतों के पास एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन नहीं है। आप सोच सकते हैं। और ये जो मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स बताया, ये इस तरह मेजर किया जाता है कि जब आप डिलीवरी कर रहे हैं तो क्या आपके पास कोई स्किल्ड अटेंडेंट है एट बर्थ जो आपको डिलीवरी में मदद करता है या नहीं। आधी पाकिस्तान की डिलीवरीज जो हैं वो विदाउट अ स्किल्ड अटेंडेंट होती है। मतलब है कोई औरत नहीं है, जो कोई नर्स नहीं है जो कि उस माँ का ख्याल रख रही है। आप सोच सकते हैं कितनी ह्यूज स्टैटिस्टिक है। क्या किया गवर्नमेंट ने, हमारी हुकूमत ने, हमारे हुक्मरान तबके ने क्या फंडिंग की है कि इस चीज़ को ठीक किया जाए कि हमारे पास सफिशेंट ये लोग हों। तो पोस्टरों पे तो हम चीख लेंगे और मैं भी बात करूंगा पोस्टरों पे, मगर इस पे भी तो थोड़ा सा चीखने की ज़रूरत है ना कि भाई हमारे बच्चे किन हालात के अंदर पैदा हो रहे हैं, पाकिस्तान की जो नई नस्ल है वो किन हालात के अंदर। और इसी वजह से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी भी बहुत हाई होती है और मैटरनल मोर्टेलिटी भी बहुत हाई। बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं चाइल्ड बर्थ में, बहुत सारी माएँ मर जाती हैं चाइल्ड बर्थ में। इसके बाद आप ये देखें कि उन्होंने एक स्टेटिस्टिक किया कि उम्र 15 साल से 48 साल की उम्र के दरमियान की जो औरतें हैं उनकी 48.1%, यानी तकरीबन उनकी आधी फीसद औरतों के पास किसी किस्म की कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये फैसला कर सकें कि वो किस किस्म की हेल्थ केयर के लिए जाना चाहती हैं, किस किस्म की हेल्थ केयर उनको चाहिए, किस किस्म की हेल्थ केयर नहीं चाहिए। अंदाज़ा कर सकते हैं आप। यानी पाकिस्तान की आधी औरतों को कोई ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई उनका इख्तियार ही नहीं है कि वो अपने बदन का ख्याल रखना चाहती हैं तो वो किस डॉक्टर के पास जाएं, कब जाएं, क्यों जाएं, कैसे जाएं। ये सारे फैसले जो हैं वो उनके इख्तियार में ही नहीं है। इट इज़ रियली शॉकिंग। और अगर हम इसको स्टडी करें बाय लोकेशन कि ये कहाँ पे है, तो दुख से कहना पड़ता है कि ये सबसे हाईएस्ट जो इसकी परसेंटेज है वो हमें गरीबों में मिलती है, और फिर उसके बाद रीजनली ये हमें खैबर पख्तूनख्वा में मिलती है, और उसके बाद सिंधियों में मिलती है, उसके बाद सराइकियों में, फिर पंजाबियों में, और आखिर में सबसे जो इस मामले में ठीक हैं वो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं। इसका मतलब ये है कि पश्तून देहाती औरतों की जो शरह है जो कि इस बुनियादी हक से, इख्तियार से डिप्राइव्ड है, वो सबसे ज़्यादा ऊँची है। आखिरी चीज़ पर पहुँचते हैं, एम्प्लॉयमेंट और फूड और वाटर और अर्बन स्लम्स, पॉवर्टी वगैरह, इस पे आते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि खाना कितनी, रोटी कपड़ा मकान की किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी ने बात की थी, कितनी अहम बुनियादी चीज़ है। अगर रोटी नहीं जो बंदा खाएगा वो ज़िंदा कैसे रहेगा, बाकी काम तो दूर की बात। तो यूनाइटेड नेशंस हमें ये बताता है, पाकिस्तानियों के इदाद-ओ-शुमार पे ही यूनाइटेड नेशंस ये चीज़ें इकट्ठी करता है। बाय द वे ये हुकूमत के इदाद-ओ-शुमार है, किसी एनजीओ के इदाद-ओ-शुमार नहीं होते। ये हुकूमत खुद इदाद-ओ-शुमार इकट्ठी करती है और फिर यूनाइटेड नेशंस उनको स्टडी करता है। तो वो हमें ये बताते हैं कि जनाब फूड इनसिक्योरिटी इज़ अ स्टैगरिंग 11% हायर देन अमंग्स मैन, यानी 11% औरतें मर्दों के बनिस्बत ज़्यादा हैं जो कि जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। आप सोचें ये हालात है कि मैं आपको अब और क्या कह सकता हूँ, बस आप छोड़ें इस बात को। एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को हम देखते हैं, जो रूरल हाउस होल्ड्स को हम देखते हैं तो वो सिर्फ 32% है, और अर्बन हाउस होल्ड्स में 42% है, यानी 41% है। यानी अर्बन हाउस होल्ड्स में 41% के पास साफ़ पीने का पानी, 60% के पास नहीं है, और रूरल हाउस होल्ड्स में 32% के पास है, 70 तकरीबन फीसद के पास नहीं है। अच्छा, ये जो खाना है और जो खुराक आपको मिल रही है, आबो हवा आपको मिल रही, इससे जारी बात है आपके जिस्म पे फ़र्क पड़ता है, आपकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। तो यूनाइटेड नेशंस एक स्टेटिस्टिक बनाता है जिसको हम कहते हैं BMI। BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। यार फिक्र नहीं करो, पोस्टर के बारे में भी बात करूँगा, पहले ज़रा BMI के बारे में बात करें। तो BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स, और ये इस तरह कैलकुलेट होता है कि आप एक बंदे का वेट लेते हैं किलोग्राम्स में, और फिर उस वेट को डिवाइड करते हैं बाय द स्क्वायर ऑफ देयर हाइट। जितने आप लंबे हैं उसी के हिसाब से आपको उतना ही चौड़ा होना चाहिए, फिर इसका मतलब है कि आप ठीक हैं। अगर आप लंबे हैं और आप बहुत ही सुकड़े हैं तो BMI जब लो होता है उससे ये नज़र आता है कि आप अंडर वेट हैं, आप जो है ना, आपको खुराक कम मिल रही है, आप कांगड़ी हैं। हम देखते हैं कि ये एक तबकाती मसला है। अगर औरतों के हवाले से देखा जाए तो जो अमीर तरीन औरतें हैं उसके अंदर जो ये
स्टेटिस्टिक आता है वो 4.0 आता है, फिर उसके बाद जो नेशनल एग्रीगेट है वो 13.3 है, फिर उसके बाद जो विमेन इन पोरस रूरल हाउस होल्ड्स है वो 26.2 है, और उसके बाद जो मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप्स है वो 40.6। और जो जिम्मेदारी है कि पानी ख़ानदान के लिए इकट्ठा करना है, उसमें 80% जिम्मेदारी जो है वो हमेशा औरतों पर ही पहुंचती है। आइए ज़रा दोबारा लो BMI इंडेक्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा लो है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐसी ख़वातीन हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वर्किंग क्लास रूरल सिंधी औरतों की है कि जिनको के सबसे ज़्यादा डिप्राइव किया जा रहा है, जो कि जिनका बहुत लो बॉडी मास इंडेक्स है। फिर हम अर्बन एरियाज़ की तरफ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो फीमेल पॉपुलेशन है हमारे शहरों की, उसमें से 70% फीमेल पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान के स्लम्स के अंदर रहती है, यानी कि ऐसी जगहों के अंदर जहाँ पे एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना हो, जहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज़ ना हो, जहाँ पे ऐसी हाउसिंग ना हो जिसको हम पक्का मकान कहते हैं, ऐसा मकान हो जो कि आराम से गिर सकता है, ड्यूरेबल हाउसिंग ना हो, जहाँ पे सफिशेंट लिविंग एरिया नहीं है, या एक कमरा 9 लोग रह रहे हैं, तो 70% अर्बन एरियाज़ की औरतें ऐसी जगहों में रह रही हैं, आप अंदाज़ा करें। इसके बाद हम देखते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी का एक ग्लोबल मैप हम आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और इसमें आप देख सकते हैं कि -10 से +15 तक स्केल जाता है, और जो मुल्क जो हैं ग्रे के अंदर है उनके हवाले से डाटा नहीं है, जो येलो के अंदर है जिसमें चाइना और कनाडा वो यानी कि ठीक कर रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया, और पाकिस्तान का आप रंग देखें कि इतना डार्क है, इसका मतलब ये है कि ये इसमें बहुत हाई लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी है। अब अगर हुकूमत या मुल्क या ख़वातीन की तहरीक या आपने और मैंने, हम सब की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ इस मामले को हल करना है, और वाकई पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को बराबर का शहरी बनाना है, तो हमें किन एरियाज़ पे फोकस करना पड़ेगा? अच्छा सवाल है ना, पहले किन एरियाज़ पे फोकस करना पड़ेगा? अब आप देखेंगे सबसे पहले कि एक बड़ा दायरा है, और उस बड़े दायरे के बाहर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सबसे ऊपर लो BMI, फिर लिखा हुआ है नो से इन ओन हेल्थ, नो स्किल्ड अटेंडेंट्स एट बर्थ, कोई माई नहीं है आपका ख्याल रखने के लिए, 6 और लेस ईयर्स ऑफ एजुकेशन, उसके बाद लिखा है चाइल्ड मैरिजेस, नो बेसिक वाटर सप्लाई, नो बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़, उसके बाद लिखा है नो क्लीन कुकिंग फ्यूल, और फिर लिखा है नॉट करंटली एम्प्लॉयड, और फिर आखिर में ओवर क्राउडेड हाउसिंग। यानी ये वो मुख्तलिफ गोल्स हैं जो आपने अचीव करने हैं, और इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? अब इसमें बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, मगर फ़िलहाल आप डॉटेड लाइंस को जो है ना भूल जाएं, और आप ये देखें कि जो डार्क एरिया है अगर वो कहीं पर भी इस दायरे की हदूद को छू रहा है, इसका मतलब है कि ये वो ऐसा मामला है जो कि इंतहाई शदीद है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से 4 मामलात हैं जो सबसे ज़्यादा शदीद हैं। नंबर 1 है मेरे सामने जो स्टेटिस्टिक्स पढ़े उसके हिसाब से ओवर क्राउडेड हाउसिंग। औरतों के पास, औरतें जिन जगहों में रह रही हैं, जिन अर्बन और रूरल स्लम्स में रह रही हैं, जिन किस्म के घरों में रह रही हैं, वहाँ पे वो ओवर क्राउडेड हैं, उनके पास सफिशेंट स्पेस ही नहीं है अपने प्राइवेट निजी मामलात हैंडल करने के लिए, अपनी आराम करने के लिए, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए। ये कोई सिर्फ ये मसला नहीं है कि मेरा मौज़ा कहाँ है और तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है, ये बड़ा सीरियस इशू है कि जहाँ ओवर क्राउडेड हाउसिंग होती है वहाँ पे बहुत सीरियस हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्लीन एक्सेस, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, कुकिंग वगैरह सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं। दूसरे नंबर पे हम देख सकते हैं कि 6 और लेस ईयर्स ऑफ एजुकेशन का स्टेटिस्टिक बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी कि एजुकेशन के अंदर जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसको अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने इस एदाद व शुमार को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे, और कभी भी ये नहीं कह सकेंगे कि औरतें जो हैं वो पाकिस्तान में उनके पास तमाम हुकूक हैं, जी बड़ी बराबर है। भैया आप बेसिक एजुकेशन में ही नहीं मामला ठीक कर पा रहे। उसके बाद अगला स्टेटिस्टिक है नॉट करंटली एम्प्लॉयड, यानी कि औरतों को नौकरियां नहीं मिलती, या और इनफैक्ट हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है ख़वातीन का वो सिर्फ 10% है, यानी 9 आउट ऑफ 10 औरतें जो हैं वो काम नहीं कर रही, सिर्फ एक औरत जो है वो काम कर रही। काम ना करने से मेरी मतलब ये है कि उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। घर में तो वो काम कर रही है, वो सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रही है, भांडे धो रही है, खाना पका रही है, बच्चों का ख्याल रख रही है, झाड़ू दे रही है, क्या नाम है, अपनी सास का ख्याल रख रही है, अपने जो भी एक्सटेंडेड फैमिली उसका ख्याल रख रही है, दिन रात वो मेहनत अपनी कर रही है, मगर उसके पास कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट नहीं है जिससे कि उसको आमदनी मिले, उसकी अपनी आमदनी।
सिर्फ 10% औरतें जो पाकिस्तान के अंदर हैं जो ऐसी शोबों के अंदर काम करती हैं जहाँ से उनको आमदनी मिल सकती है। ये बहुत लो है। और बाय द वे इसी की लो होने की वजह से पाकिस्तान का जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है GPI, वो दुनिया में सेकंड लास्ट होता है, कभी थर्ड लास्ट होता है, कभी फोर्थ लास्ट होता है, क्योंकि हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। और आखिर में जो चौथी मेन चीज़ है वो आपके सामने है जनाब के नो क्लीन कुकिंग फ्यूल। साफ फ्यूल ही नहीं है लोगों के पास कि वो औरतों के पास कि वो अपना खाना साफ तरीके से पका सकें। तो हाँ यार, पोस्टरों के बारे में मैं बात करूँगा, मगर अब देखें ना, वीलॉग जो है वो बहुत लंबा हो गया है और लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। तो मेरा ख्याल है मैं अब अगले वीलॉग में पोस्टरों के बारे में बात करूँगा। इस वीलॉग के साथ मैं ख़त्म करता हूँ कि मैंने आमिर लियाकत साहब की बात पे तफ्तीश और तहकीक कर ली है, और मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम कोई फजूल वक्त अपना मज़ीद ज़ाया करें मर्द मार्च पे या इस चीज़ पे कि जी उन्होंने कैसे इतने लोग इकट्ठे कर लिए, हमें अपना सारा वक्त इस चीज़ पे लगाना चाहिए कि हम किस तरह से इन मसाइल को पाकिस्तान के अंदर हल कर सकते हैं और ख़वातीन के लिए एक ऐसी ज़िंदगी फ़राहम कर सकते हैं, ख़ास तौर पे मज़दूर ख़वातीन के लिए, देहाती ख़वातीन के लिए, गरीब घराने की ख़वातीन के लिए ऐसी ज़िंदगी फ़राहम कर सकें कि जिसके अंदर एक इंसानों वाली ज़िंदगी तो हो, एक ग़ुलामों वाली ज़िंदगी के बजाय एक बुनियादी ज़रूरियात मुकम्मल हों, और ताकि उनको वो डिग्निटी मिले जो कि एक इंसान होने के हवाले से मैं समझता हूँ कि उनका हक़ है।